हाय फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग के सेवेंथ और आखिरी स्टेप में आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे 3 इजी वेज जिससे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनको यूजुअली मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ETFs। अब ETF जो है बहुत तरह के होते हैं। निफ्टी ETF हो गया या IT के ETF होंगे। ETF का बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है कि जो हमारे इक्विटी हैं उसके ट्रेडेड फंड्स हैं वो, तो कोई मैनिपुलेशन का चारा ज़्यादा है नहीं वहाँ पे बड़े फर्म्स के लिए। तो जैसे मार्केट ग्रो करेगी वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो करेगा। कुछ ETFs होते हैं वो डिवाइड बाई 10 होते हैं, कुछ ETF होते हैं डिवाइड बाई 100 होते हैं। मैं यूजुअली SBI ETF ही लेता हूँ, वो डिवाइड बाई 100 होते हैं। अगर निफ्टी सपोज करिए 10,000 है तो एक ETF का, निफ्टी ETF का जो SBI का ETF है उसका प्राइस होगा 100। मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो सिंपल कलर कोड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन है स्टॉक्स। देखिए, स्टॉक्स जो है किसी भी कंपनी के जो लिस्टेड कंपनीज है उनके आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो आप उसको एनालाइज करेंगे और वो एक आपका ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का, उसको खरीदने का। थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। मैं इसकी बात कर रहा था म्यूचुअल फंड की, जो कि मैं बोलूँगा इनएक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये कि म्यूचुअल फंड को आप आइडेंटिफाई करेंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप उसमें सिप की तरह इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब भी आपको लगता है कि प्राइस अच्छा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आपको लगे एक्सपेंसिव हो गया तब आप नहीं करेंगे। लेकिन उसको आइडेंटिफाई आपको एक ही बार करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड, अपने नीड के हिसाब से आपको एक बार आइडेंटिफाई करना है कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, और उसके बाद आपको उसमें सिप करते रहना है। तो इसलिए मैं इसको इनएक्टिव बोलता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक बार एनालिसिस करना है और फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक उसके ऊपर आपको सिप करते रहना। अब देखिए, हम लोग इनकी स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। स्वॉट होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हर एक में क्या क्या है। पहले हम लोग ETF से स्टार्ट करेंगे। ETF का की जो स्ट्रेंथ है इसका ये है कि इंडिविजुअल को कंपनी को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 में जो भी अच्छे स्टॉक होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे वो अपने आप निफ्टी 50 में आते रहेंगे, और आपको कोई भी बॉदरेशन नहीं है कि किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें या क्या करें। इंडिया की जो बेस्ट 50 कंपनीज होंगी वो अपने आप स्टॉक निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो उस पर बनता रहेगा, और जैसे जैसे वो परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगी तो निफ्टी 50 में से निकलती रहेंगी। तो आपको स्टॉक की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप यहाँ इंडिया पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ETFs। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको स्टॉक के बारे में नहीं पता है या आप एनालिसिस आपको नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ ETFs पे जाइए। बहुत तरह के ETFs हैं, ये आपको गारंटी देंगे ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। इसकी वीकनेस क्या है? इसकी वीकनेस ये है कि स्टॉक के कंपैरिजन में ये हो सकता है कम ग्रो करे, क्योंकि देखिए स्टॉक जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंपनी का होता है, और ये जो ETFs हैं ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप ऑफ कंपनीज परफॉर्म करेंगी वैसे वैसे विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है बुरा परफॉर्म करे। एक स्टॉक जैसे रिलायंस, जिसने पूरी ETF को उठाया था अभी फ़िलहाल मैं बात करूं इन 2020, तो अगर किसी ने इन्वेस्ट रिलायंस में किया हो तो उसके लिए वो बेटर है, राइट। वो बोलेगा कि यार जितना मुझे रिटर्न रिलायंस ने दिया है उतना तो ETF ने दिया नहीं है। बट रिलायंस, इवन दो वो एक इंडिविजुअल स्टॉक है, बट रिलायंस वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ETF। तो ETF में भी उसको फ़ायदा मिला है, हमारी मार्केट ने ग्रो किया है। ओके, तो मेरे हिसाब से कोई वीकनेस नहीं है ये एज एन आप बोल सकते हैं कि एश्योरेंस है एक तरह से। अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी? अपॉर्चुनिटी है
कि आप एफडी से तो बहुत आराम से ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप इसमें ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। देखिए एफडी का जो रेट है वो हम अब यहाँ से गिरता ही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। कभी कोई सोचे कि जो 9% है वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा, मुझे लगता है ये बहुत नीचे नीचे आता रहेगा। आप मतलब आई वोंट बी सरप्राइज कि ये कभी आके 5% या 3% भी हो जाए। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एफडी से ज़्यादा मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट मुझे लंबे पीरियड पे नहीं दिखती है। देखिए छोटे पीरियड, लंबा पीरियड में जब बोल रहा हूँ मैं 8 10 15 20 साल 30 साल उस पीरियड की बात कर रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ भी थ्रेट नहीं दिखती है। अब अगर कोई बोलेगा कि यार मैंने 2019 में मैंने इन्वेस्ट किया था और 2020 में वो कम हो गया, तो वो शॉर्ट पीरियड ठीक है, शॉर्ट पीरियड में हो सकता है उनको नुकसान हो, लेकिन अगर वो इन्वेस्टेड रहेंगे, वो वर्चुअल नुकसान है, अगर वो इन्वेस्टेड रहेंगे तो लंबे पीरियड में वो पूरा रिकवर कर जाएंगे। तो लंबे पीरियड में मुझे ईटीएफ पे कोई भी थ्रेट दिखता नहीं है। स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अगर कोई इन्वेस्ट करे एट ए फेयर वैल्यू, अगर किसी को फेयर वैल्यू निकालना आता है, कंपनी अच्छे रिसर्च करके निकाले, तो ये बहुत जल्दी से ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ। ये इसकी स्ट्रेंथ है। और कभी भी कितना भी अच्छा शेयर हो, आपको फेयर वैल्यू पे ही इन्वेस्ट करना है या उससे नीचे इन्वेस्ट करना है। महंगा आप इन्वेस्ट करोगे, जब वो प्राइस एक्सपेंसिव होगा, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑफकोर्स आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। वीकनेस क्या है कि ये रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है किसी शेयर को। आपको सबसे पहले तो ओवरऑल कैसे परफॉर्म किया उसने वो देखना पड़ता है, उसके बाद उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, वो आगे कैसे करेगा, तो वो सब आपको रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि मोर अपॉर्चुनिटी देन ईटीएफ्स, क्योंकि ये फास्टर ग्रो करते हैं ईटीएफ से ज़्यादा। अगर आप सही स्टॉक पे हैं तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा है। थ्रेट जो है, देखिए मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ कि लंबे टाइम पे अगर आपने अच्छा स्टॉक एट ए फेयर प्राइस पे लिया है तो कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज करिए ऑल ऑफ ए सडन उस स्टॉक में अगर कुछ चेंजेस हो गए हैं तो आपको उस स्टॉक से निकल जाना पड़ेगा या फिर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा उसको, तो आपको ये थ्रेट है। जबकि ईटीएफ में ये थ्रेट नहीं था। ईटीएफ में आपको पता है कि मार्केट अगर अच्छा काम नहीं करेगी कंपनी तो वो ईटीएफ अपने आप मार्केट उसको बाहर निकाल देगी, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, जो मुझे लगता है कि एक पैसिव है। पैसिव इन द सेंस मैं सिर्फ उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस पर। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल अमाउंट में आप जो है मल्टीपल स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और आप फोकस हो सकते हैं कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनीज होती हैं और आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज में या कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, ये उसकी स्ट्रेंथ है। इसकी वीकनेस क्या है कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो 50 से ज़्यादा स्टॉक होते हैं, 50 60 70 ऐसे स्टॉक होते हैं। तो और एंट्री एंड एग्ज़िट लोड लगता है उस पर, तो ये उसकी वीकनेस है। तो यस, लेकिन अगर आपने अच्छा वाइजली चूज़ किया स्टॉक को तो ये फास्टर ग्रो होगा एज़ कम्पेयर टू ईटीएफ। ये मुझे लगता है कि इसको बैकअप करने के लिए मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि ये है या नहीं है। दिस इज़ माय फीलिंग कि ये इसकी अपॉर्चुनिटी ईटीएफ से ज़्यादा है जल्दी ग्रो करने की। थ्रेट क्या है, बहुत कम थ्रेट है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इनिशियली आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये थ्रेट है इसमें। अगर आपने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईटीएफ में क्या है कि मार्केट है वो अपने आप अच्छी कंपनी करेंगी तो आपको कुछ चूज़ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको चूज़ करना है, इसीलिए आपको इनिशियली बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में जाऊँ।
अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड स्विच करते रहेंगे और आपका पैसा नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर होगा, वो इसी का सेकंड पार्ट होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।